पिछले क्लास में रेडियो एक्टिव और फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे, काका हुआ रे, कितना क्वेश्चन कर लियो रे बोलो। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियस देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तुम जानते हो। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, सब थ्योरी है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। समझ में आया? ठीक है, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका चार्ज प्लस ई होता है। प्लस ई का मतलब हुआ 1.6 into 10 to the power -19 एंड मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली अगर देखें तो इतना होता है 1.6726 into 10 to the power -27। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास जो होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, 0, बट इसके पास मास जो होता है, एग्जैक्ट मास इतना किलो होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6749 into 10 to the power -27 kg। हम लोग 1.6 बोल देते, करीब करीब दोनों का बराबर भी होता, बट थोड़ा सा अंतर रहता है। समझ में आ? ठीक है, सही। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बट अगर हम न्यूट्रॉन को बाहर निकाल ले फ्री स्टेट में आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से जैसे ही न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, और अनस्टेबल मतलब ये टूट जाता है। समझ में आया? न्यूट्रॉन टूट जाता है, क्या बना लेता है, एक प्रोटॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और एक, ठीक है, एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। समझ में आया? ठीक है, एनर्जी बैलेंस नहीं होता ना, तो एनर्जी बैलेंस के लिए अगर हम न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे तो वो अनस्टेबल होता है। जिस, समझ में आया? और उस न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ करीब करीब कितना होता है, 12 मिनट। समझ में आया? 12 मिनट में वो आधा टूट जाता है, मतलब 1000 न्यूक्लियस निकालोगे तो 12 मिनट बाद 500 ही बचेगा न्यूट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, और वो जब टूटता है, न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, और एक और पार्टिकल बनाता है जिसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल रहता है, बट प्रोटॉन तो बाहर भी, प्रोटॉन को तो बाहर निकाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अगर न्यूट्रॉन को तुम किसी टेक्निक से निकाल भी लोगे तो वो अनस्टेबल रहेगा, डिग्रेड करके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही? ठीक है, हाँ सर, सही। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसका एक फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जैसे न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है, और इसका ए जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ कार्य, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस, नहीं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जेड ना, जेड क्या होता है? अच्छा जेड, सर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ ए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अबे सुनो बे, एटॉमिक मास, जेड जो होता है एटॉमिक नंबर। अबे सही, ये जेड और ए में हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये याद नहीं रहता जेड का ए का। ठीक है, ए जो है एटॉमिक मास नंबर है और जेड जो है इतना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का संख्या। इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है आर, आर इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power -15 a to the power 1/3। ठीक है, ये इतना मीटर होता है। सही, ये मीटर में है, और इसको लिख देते हैं 1.2 a to the power 1/3 फर्मी। सही, एक फर्मी बराबर होता है 10 to the power -15 मीटर। समझ में? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं, न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक है, सही। अब इसमें हम लोग एक यूनिट बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट तुम लोग सुने होंगे, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू सुने हो? ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन 12 के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया। कार्बन 12 का जो मास होता है उसको हम लोग 12U बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया?
और कार्बन 12 का हाँ, टोटल मास को हाँ, equal सर। हो जाएगा कार्बन 12 का मास डिवाइडेड बाई 12। तो ये जो सॉल्व करके निकलता है 1U का मतलब होता है इतना केजी। समझ में आया? अगर हम कभी लिखते हैं 1U तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.66 है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये इतना करीब होता है 1U का मतलब, ठीक है। और अगर हम इतने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो तुम लोग सुनोगे E बराबर mc²। अगर मास हाँ, इतना सर। एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट अगर गायब होता है तो इस एक एटॉमिक मास यूनिट से जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6 10 to the power 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1.6 into 10 to the power 19 volt 19 जूल। समझ में आया? हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1.6 × 10 टू पावर हाँ, माइनस 19 जूल। ठीक है, यस सर। ठीक है। ये 1U मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एक एटॉमिक मास मतलब इतना मास, ठीक है, इतने किलो मास से इतना एनर्जी हमको मिलेगा। सही, इसको हम लोग है ना यूज करते हैं न्यूक्लियस। सही, ठीक है। अबे समझ में आया क्या? अब यस देखो, सर। अब देखो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। अब जैसे कोई एक एटम है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पहले तुमको समझाते। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस, ठीक है, सही, ये न्यूक्लियस है कोई, दिस इज द न्यूक्लियस। इसका ए दिया हुआ एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ ए और जेड तुम्हें पता, ठीक है, समझ गए। मास ऑफ प्रोटॉन mp होता हाँ, है, सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन mn होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन करते। न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, नहीं होता ठीक है। अब इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास क्या होना चाहिए? मास एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल मास इसका जो होना चाहिए that is total mass of proton. What is the total number of proton? Z into m, Z into me सही, MP, sorry. प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? A माइनस जेड इंटू मास ऑफ, न्यूट्रॉन इतना मास होगा ना न्यूक्लियस का, होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। हाँ बट जब इस न्यूक्लियस को तौला जाए, ठीक है, तो जो मास अपने को है, जो एक्चुअल मास दिख रहा है अपने को, दैट इज मास ऑफ, दैट इज m0 मान लो। भाई इसका मास नंबर होता है ना, जैसे एटॉमिक टेबल में देखोगे, पीरियोडिक टेबल में तो मास दिया रहता है, किसी भी न्यूक्लियस का मास दिया रहता है, इतना 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 U, है ना। तो जब हम देखें तो एक्चुअल मास इतना होना चाहिए था, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के होना चाहिए था, बट मास जो है समझ में आया थोड़ा कम है, ठीक है। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो मास है एक्चुअल में इतना होना, इतना चाहिए था और है इतना, मतलब थोड़ा सा मास कम हो जाता है। सो डेल्टा M जो हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में ये इतना होना चाहिए था और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ये हो जाएगा Z प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ? अब इतना मास जो है घट गया, तो ये मास गया कम, ठीक है, ये डेल्टा M हुआ। तो ये डेल्टा M जो है एक्चुअली जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो इतना मास क्या हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सही, तो इससे जो एनर्जी निकला E, दैट इज डेल्टा M इंटू c²। और एनर्जी अगर हम बोले तो दिस इज डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी क्या हुआ जब न्यूक्लियस ये बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो उसमें बनने में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाए। समझ में आया? अब ये जो एनर्जी, समझ में आया क्या? ठीक है भाई, मान लो मास एक्चुअल ये हम कैलकुलेट करते तो आता है मान लो 5.0028U, और जब एक्चुअल में देखते तो यार है 5.00126। तो ये जो है ये U इतना होना चाहिए था, होना इतना चाहिए था और है इतना, मतलब कुछ ना कुछ मास में क्या हुआ? कमी आ गई, ठीक है।
समझ में आया क्या? ये जीरो हाँ, जीरो एक और हाँ जीरो सर। Yes, है। sir. और मास में थोड़ा सा कमी आ गया। अब मास में कमी आया इसका मतलब मास घट गया है। तो वो मास गया कहाँ? वो मास क्या होता है? न्यूक्लियस फॉर्म होते समय एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो एनर्जी कितना रिलीज हुआ? इतना। ठीक है। डेल्टा एम इज न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट। डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। समझ में आया? डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट हुआ इंटू 931.5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये मास डिफेक्ट यू में है तो इसको 931 इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी न्यूक्लियस से बनते समय निकल गया, और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। सही। ठीक है। Yes. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मतलब इतना एनर्जी न्यूक्लियस का कम है। अब इतना एनर्जी जब तक न्यूक्लियस को मिलेगा नहीं तब तक ये न्यूक्लियस टूटेगा नहीं। समझ में आया? ये न्यूक्लियस वैसे ही बना रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी टाइप ही होगी। अब आज चुप रहो, थ्रेशोल्ड एक एक चीज करके बात में करेंगे। समझ में आया? हाँ ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि ये जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, उसका एनर्जी क्या हो गया? थोड़ा रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। अब जब तक इस न्यूक्लियस को इतना एनर्जी मिलेगा नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। तो ये एनर्जी को ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। अब समझ में आया क्या? हाँ सर। और ये बाइंडिंग एनर्जी बाई ए, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? ए। अरे है ना? ठीक है। सो बाइंडिंग हाँ, सर। एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आया? इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। जिस एटम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। जिस भी एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होगा वो एटम ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि वो आराम से टूट जाए। समझ में आया? नहीं Yes, समझ में आया? अब देखो बंद हो जाए तो लौट गई हो। ठीक है, आज इसको खत्म करना है। ये क्लियर हुआ क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होता क्या है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। सही। हाँ, तो सर। ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये तुमको समझाए, ये समझ गए? ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस ये हमने तुमको समझाया, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। Yes, मास sir. डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी ये हो गया डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ? या बाइंडिंग एनर्जी पर, है ना, बाई ए। ठीक है। और स्टेबिलिटी जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। समझ गए? ठीक है। ठीक है। हाँ सर। सही। समझ गए? बाइंडिंग एनर्जी Yes, sir. पर न्यूक्लियॉन्स इज मैक्सिमम फॉर निकिल एनआई। समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी पर एटम सबसे ज्यादा किसका होता है? निकिल का होता है। आयरन का होता है, उसके बाद निकिल, है ना? आयरन से भी ज्यादा निकिल स्टेबल होता है। निकिल इज वेरी स्टेबल मेटल एलिमेंट। समझ में आया क्या? ठीक है। सही। और जो लेस स्टेबल होते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस का हाँ, साइज सर। बड़ा होता है, जैसे जैसे, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस क्या होता जाता है? इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम होता जाता है, तो ये लेस स्टेबल हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। समझ में आया क्या? अरे हाँ, सही। ठीक हाँ, है। तो ये तो हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कहानी। ठीक है। मास डिफेक्ट समझ गए? अरे सही। अब ये जो एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग कई बार क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद एक आता है न्यूक्लियर कोलिजन। अब कोलिजन तुमको समझा दे। अरे सही। यहां तक समझ गए? और तो कितना एनर्जी निकलेगा समझ गए? ये वाला एनर्जी Yes, sir. कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कि भाई मास डिफेक्ट निकाल लो किसी न्यूक्लियस का और उसको देख लो। सही। अब हम तुमको कोलिजन का बात करें। ठीक है। इसमें एक और चीज तुमको बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है
कि ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये ए है और ये टूटता है और टूट के क्या बन जाता है B+C। ये अनस्टेबल है और ये दोनों स्टेबल है, सही, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी होता है। अब इसमें या तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। इसका मास मान लो Ma है, इस ए का टोटल मास Ma है, ठीक है, और इस पे मान लो एक और कोई हम एटम डाले थे X, ठीक है, इसका मास था mx, मतलब न्यूट्रॉन डाल दिए या प्रोटॉन से बम्बार्ड किए, समझ में आया, जैसे यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते तो वो क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका मास हो जाएगा mb और इसका मास हो जाएगा mc। सो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, ma प्लस mx, एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, mb प्लस mc, सही है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए। अब डेल्टा m क्या हो जाएगा, डेल्टा m इज मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू mb प्लस mc माइनस, अब गलत लिख दिए, सही, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ma प्लस mx, सही है। ये मास डिफेक्ट हुआ, ठीक है। अब मान लो मास डिफेक्ट जो है ये डेल्टा है, मान लो निगेटिव है, निगेटिव है मतलब प्रोडक्ट का मास क्या हो गया, कम, ठीक है। रिएक्टेंट का मास जोड़ करके ज्यादा था और प्रोडक्ट का मास क्या हो गया, कम, ठीक है। और प्रोडक्ट का मास अगर कम हो गया तो इसका मतलब जो मास डिफेक्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, समझ में आया। सो डेल्टा ई जो रिलीज होगा दैट इज डेल्टा m इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये U में है तो, समझ में आया। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ में आया, ठीक है। ये फ्यूजन होता है ना, जैसे यूरेनियम को हम लोग तोड़ते हैं, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और साथ में वो जो न्यूक्लियर मास है वो एनर्जी भी देता है, समझ में आया। न्यूक्लियर रिएक्शन में यही फिनोमिना यूज होता है, या एटम बम में यही फिनोमिना यूज होता है, समझ में आया, ठीक है। हाँ सर। अरे सही रे। अब कई बार ऐसा होता है कि पता चला प्रोडक्ट का मास जो है वो ज्यादा है, डेल्टा एम क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एम पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट का मास ज्यादा है और रिएक्टेंट का मास कम है, मतलब मास क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो मास प्रोडक्ट का बढ़ गया है मतलब क्या होगा, वो एनर्जी भी, तो दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, समझ में आया, ठीक है। मतलब कभी भी ऐसा रिएक्शन हुआ और मास थोड़ा सा बढ़ गया मतलब वो क्या हुआ, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया, मतलब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, सही, अरे सही रे, यस सर, ठीक है। तो ये हमारा जो एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग कई बार क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज होता है ना एक्सोथर्मिक में डेल्टा ई, इसको हम लोग क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, समझ में आया क्या, यस सर, ठीक है। अब एक न्यूक्लियर कोलिजन होता है, न्यूक्लियर कोलिजन में क्या करना है, ये थोड़ा सा सही बना नहीं है, एक मिनट जरा सा हम इसको सही कर दें, चलो छोड़ो। देखो इसमें क्या होता है कि एक बम्बार्डिंग पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल बम्बार्डिंग पार्टिकल है ए, समझ गया, अरे सही। ये कोई एक पार्टिकल है जो जा करके किससे टकरा रहा है, एक्स से, और बन क्या रहा है उसके बाद वाई एंड बी, दो चीज बन रहा है, ठीक है। अब ये रेस्ट पे है या मोशन में, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये बम्बार्डिंग पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रॉन है उसको मान लो किसी एटम पे हमने बम्बार्डमेंट करा, देखो बंद हो जाएगा तो लौट आना, ठीक है। ए को हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया और प्रोडक्ट बना वाई एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें दो चीज कंजर्व होता है, एक एनर्जी कंजर्व होता है और एक मोमेंटम कंजर्व होता है। अब कैसे अपन सोचेंगे, मान लो ए का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, K1, हाँ सर। देखो अब यहाँ पे कैसे सोचना, कैसे ये तुम बता कि भाई एक पार्टिकल था ए, सभी लोग आ गए क्या, 11 लोग आए, गायब है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है ए और ये एक पार्टिकल है एक्स, है ना। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करा, ए को फेंका किसकी तरफ, एक्स की तरफ, और ये बना क्या, एक पार्टिकल ए है और इसको हमने एक्स से रिएक्ट कराया और ये बना वाई प्लस बी, समझ गया, ठीक है, सही। अब ए का काइनेटिक एनर्जी मान लो कितना है, K1, ठीक है। अब सुनते जाओ रे,
ठीक है। एक का काइनेटिक एनर्जी कितना है K1 और X का काइनेटिक एनर्जी कितना है K2। जरा पानी पी ले, खांसी हो गया। इसके बाद A का काइनेटिक एनर्जी K1 है और X का काइनेटिक एनर्जी K2 है। ठीक है, K2 अगर रेस्ट में है तो 0, अगर रेस्ट में मान लो ये जो टारगेट मेटल है या X है, ये अगर रेस्ट में है तो K2 क्या 0। ठीक है, सही। और ये प्रोडक्ट बनाता है, ये दोनों को रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये क्या बनाया, प्रोडक्ट। समझ गए। ये Y का काइनेटिक एनर्जी कितना K3 और B का काइनेटिक एनर्जी कितना K4। अब देखो एनर्जी कंजर्व कैसे हो। ठीक है, मास ऑफ A इज Ma। ठीक है, मास ऑफ X इज Mx, मास ऑफ Y My, मास ऑफ B Mb। सही, ठीक है, सही। अब अगर हम बोले कि रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी कितना है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज K1 प्लस K2 काइनेटिक एनर्जी। सही है, अरे बोल रहे हो कुछ? हाँ सर। अब A के पास मास है Ma, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, इज Ma इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और रिएक्टेंट के पास एक और मास है Mx और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, Mx इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। भाई इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका मास का इक्विवेलेंट एनर्जी है, क्योंकि भाई मास भी तो एनर्जी से ही बना है ना, एटॉमिक में है ना। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग मास को और एनर्जी को एक समान मानते हैं। सो मास ऑफ है ना, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू प्लस मास एनर्जी इक्विवेलेंट इसका, एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना इसका काइनेटिक एनर्जी K3 प्लस K4 प्लस है ना My इंटू सी स्क्वायर प्लस Mb इंटू सी स्क्वायर। सही, ठीक है। अब हमें पता है कि ये टोटल एनर्जी इनिशियल, क्योंकि जितना भी एनर्जी था वो सब हमने लिख दिया, मास के इक्विवेलेंट एनर्जी भी लिख दिया और काइनेटिक एनर्जी भी लिख दिया। तो ये दोनों एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर। ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये एनर्जी ऑफ हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, टोटल बराबर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। अब इन दोनों को जब बराबर कर देंगे तो इसका Q वैल्यू क्या होता है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर कोलिजन इज कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, जैसे भी रिलीज हो तो वो क्या, तो Q वैल्यू क्या होगा, Q वैल्यू इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी जो मास में कन्वर्ट हुआ वो कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, Q वैल्यू होगा मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब मास ऑफ A प्लस मास ऑफ X, ठीक है, माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ B इंटू सी स्क्वायर। यही होगा ना Q वैल्यू। भाई मान लो रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है Ma प्लस Mx, एंड मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, दैट इज इक्वल टू My प्लस Mb। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और मास ऑफ प्रोडक्ट कम है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो एनर्जी जो रिलीज होता है उसी को हम लोग Q वैल्यू बोलते हैं। और अभी हमने तुम्हें ऊपर बताया था कि जो डिफरेंस इन मास होता है, इस दोनों का मास और इस दोनों का मास में जो अंतर होगा इनटू सी स्क्वायर, ये डेल्टा M, दिस इज एक्चुअली डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ये सही, हाँ सर। ठीक है, इसी को हम लोग Q वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ रहे हो, ये क्या बके जा रहे हैं, अरे बोलो रे। नहीं समझ में आ तो बता दियो, वहां रुक जाए, क्योंकि है ये बड़ा फालतू चीज, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो कि हमारे पास एक रिलेशन ये है, ठीक है, इससे Q वैल्यू कैसे निकालें। अब हम यहाँ पर देख लें, इस रिलेशन में अगर देखें तो Q वैल्यू जो था हमारा Ma प्लस Mx, तो Ma प्लस Mx इंटू सी स्क्वायर, Ma प्लस Mx इंटू सी स्क्वायर माइनस ये वाला My प्लस Mb इंटू सी स्क्वायर, और ये इसको इधर ले और इसको इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज K3 प्लस K4
माइनस K1 प्लस K2। समझ में आया? ठीक है, तो Q वैल्यू या तो ये होता है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी होता है। समझ में आया? ठीक है, या तो Q वैल्यू हम डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से निकालेंगे, या काइनेटिक एनर्जी मान लो दिया हुआ, तो इट इज काइनेटिक, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? हाँ सर। तो ये हमारा Q वैल्यू का कहानी है, K3 प्लस K4 माइनस K1 प्लस K2 और सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, Q इज, समझ में आया क्या? ठीक है, इफ Q इज पॉजिटिव इसका मतलब एनर्जी निकलेगा एक्सोथर्मिक है, बाहर निकल रहा है एनर्जी, और अगर एनर्जी निकल गया तो प्रोडक्ट क्या होगा? मोर स्टेबल, जो चीज बना है वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? नहीं? यस सर। अगर मान लो इसमें एनर्जी निकलता है, Q वैल्यू यहाँ से एनर्जी और निकलता है, तो इसका एनर्जी ज्यादा था और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? कम। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ। समझ में आया क्या? अरे सही, ठीक है। अगर कभी Q वैल्यू निगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। समझ में आया क्या? ये समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो ये तो हो गया हमारा Q वैल्यू, एक तो एनर्जी कंजर्व करके Q वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी Q वैल्यू फॉर अल्फा डीके एक समझते हैं कि अल्फा डीके होता है तो Q वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, Q वैल्यू फॉर अल्फा डीके ये तुम्हें हम निकाल के यहाँ समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं। देखो, एक कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर A है, मास एटॉमिक मास नंबर A है, और ये टूटता है और क्या बनाता है? Y। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? A-4, और ये हो जाएगा Z-, और एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। दिस इज अल्फा पार्टिकल। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो इसमें जो है कि इनिशियली ये क्या था? ये पार्टिकल डिके कर रहा है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी K1 क्या था? 0। इसका काइनेटिक एनर्जी Ky, इसका काइनेटिक एनर्जी K अल्फा। समझ में आया? क्योंकि ये डिके किया, एक एटम ऐसे पड़ा हुआ था, मतलब रिएक्टेंट कहीं से कोई इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं था, ये रुका हुआ था और जस्ट ये डिके करेगा। समझ में आया? एक एटम X था और रेडियो एक्टिव एटम फूट गया, 2 एटम में टूट गया। समझ में आया? इसको अल्फा डीके बोलते। तो अगर अल्फा डीके हुआ तो फाइनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल एनर्जी बराबर रहेगा। अब यहां से देखो क्या करो, तुम्हें पता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ X क्या था? 0। सो फाइनल मोमेंटम इन दोनों का क्या रहेगा? बराबर। सो टोटल मोमेंटम ऑफ Y मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, तभी ना 0 होगा। ये किधर रिबाउंड किया तो किधर रिबाउंड करना चाहिए ताकि मोमेंटम क्या हो जाए? 0। समझ में आया? ठीक है, सही। और मोमेंटम जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m²v²/m। दिस इज इक्वल टू p²/2m होता है ना? हाँ सर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y इज, ठीक है, इसको भी P बोले भाई, दोनों तो बराबर ही है। सो इट इज p²/2। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ Y? इज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू A-4। सही है? अरे सही है। हाँ सर। एक प्रोटॉन का मास अगर m है तो टोटल नंबर ऑफ, इसमें टोटल मास इसका कितना होगा? A-4। And what is the kinetic energy of alpha particle is p²/2m, and what is the total number of nucleons? 4। सही? अरे सही। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y हो गया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। सही है? अरे सही है। हाँ सर। अब देखो इसके बाद आता है Q वैल्यू। अब हमने पढ़ा था कि Q वैल्यू जो होता है, Q इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, यही होगा, ठीक है। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इसमें रिएक्टेंट तो सिर्फ एक ही है, समझ गए बात। और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है रिएक्टेंट का, 0, ठीक है। तो ये Q वैल्यू हो जाएगा K अल्फा, है ना, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस K गामा, व्हाट इज K गामा, इज P स्क्वायर बाय 2 A माइनस 4। P स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, इट इज 8m इंटू K अल्फा, ठीक है। सो ये Q ये हो जाएगा K अल्फा प्लस P स्क्वायर, मतलब 8m K अल्फा बाई 2m A माइनस 4, सॉरी A माइनस 4, सही है। ये 2m कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, समझ गए क्या, हाँ K अल्फा प्लस 4K अल्फा बाई A माइनस 4, समझ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो Q वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A माइनस 4, अबे कहाँ गया भाई, गलत लिख दी, ठीक है। Q वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A इंटू K अल्फा बाई A माइनस 4। अगर अल्फा पार्टिकल का जो एक्सरे निकला, सॉरी जो अल्फा पार्टिकल निकला, समझ में आया, उसका अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता चल गया और एटॉमिक मास अगर तुम्हें पता है, तो टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, ये इतना रिलीज होगा, समझ में आया क्या, ठीक है। और यहां से अगर Q वैल्यू तुम्हें पता है, मान लो Q वैल्यू तुमने मास डिफेक्ट से निकाल लिया, डेल्टा M से निकाल लिया, ठीक है। ये Q वैल्यू तुमने मान लो यहां से निकाल के लाया, ठीक है, ये तुमको पता रहेगा। अगर Q वैल्यू पता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी यहां से बता सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा A माइनस 4 बाई A इंटू Q वैल्यू, समझ में आए। दोनों रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर कोई एटम डिग्रेड करता है और उसका हमें पता चला कि इतना मास डिफेक्ट है, तो Q वैल्यू पता, और Q वैल्यू पता तो अल्फा का हम काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते, या अगर अल्फा का काइनेटिक एनर्जी पता है तो Q वैल्यू बता सकते हैं। दोनों में से एक काम तो कर ही सकते हैं, समझ में आया, अबे सही। इसमें एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, अब देखो, ठीक है, अगर A का वैल्यू 210 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब ज्यादा अगर हैवी एटम है, ठीक है, तो अल्फा डिके अगर हो रहा है तो Q वैल्यू इसका क्या होता है, निगेटिव। अगर Q वैल्यू निगेटिव है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आया भाई। अगर Q वैल्यू निगेटिव, प्रोडक्ट का मास क्या है, ज्यादा। अब प्रोडक्ट का मास ज्यादा है तो इसका मतलब हमें जो बम्बार्डमेंट करना है किसी एटम से, तो उसको एनर्जी स्टार्ट करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जो कम से कम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट का, समझ में आ, ठीक है, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट का होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करने के लिए, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जो रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ये वाला काइनेटिक एनर्जी है ना, ये वाला देखो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कहां से आएगा एनर्जी, यही K1 K2 K3 K4 से आएगा, ठीक है। तो K1 और K2 रिएक्टेंट का मिनिमम एनर्जी कितना हो कि ये रिएक्शन स्टार्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, समझ में आ, फॉर अल्फा डीके, ठीक है, वो होता है Q इंटू M1 बाई M2 प्लस 1, वेयर M1 इज द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो हमने फेंका है, जो काइनेटिक है। जैसे मान लो अल्फा है ना, कोई एक पार्टिकल हम अगर फेंक रहे हैं भाई एनर्जी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसका कितना एनर्जी होना चाहिए, उसका मास क्या है, M1। जैसे मान लो ये एक M1 है और ये मान लो X है और ये मान लो Y है, ये दोनों का रिएक्शन करा है और ये बना Z प्लस मान लो P, कुछ ऐसा बना, और माइनस एनर्जी मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसको और इसको हमें फेंकना पड़ेगा, इसको हम फेंक रहे हैं Y की तरफ, तो इसका काइनेटिक, इसका कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए किसका, इस मास का, क्योंकि ये रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, इसका एनर्जी कितना होना चाहिए K1, ये K1 इतना कम से कम तो होना ही चाहिए, समझ में आया।
तब जाके रिएक्शन ये स्टार्ट कर पाएगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी K1 का कम से कम वैल्यू इतना हो, ठीक है। Q वैल्यू निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस रख दिए, सही, ठीक है। इट इज Q m1 by m2 + 1। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना m1 m2 लेके इसी रिएक्शन को, तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला फिलहाल तुमको याद रखना है। मिनिमम एनर्जी अगर बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आराम से हो जाता, बट एंडोथर्मिक के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कराना होता है, ठीक है। तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है Q, ये Q वैल्यू इंटू m1 by m2 + 1, वेयर m1 इज द मास ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, जिसको फेंक रहे हैं हम किसके तरफ, y की तरफ, ठीक है। और एज्यूम किए कि y इज एट रेस्ट, ठीक है। और m2 है मास ऑफ टारगेट मेटल, जो भी मटेरियल जिसके ऊपर फेंक रहे हैं। समझ में आया? अबे समझ में आया? अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। देखो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये याद रख लेना, क्योंकि इसको डिराइव करना बड़ा मुश्किल है। हमने कोशिश तो करा ऊपर डिराइव करने का, ठीक है, समझ में आया? तो इसी से ये डिराइव हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है, समझ गए? अब सही। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पैकेज में कर लियो, ठीक है। बस रटने वाला चीज तुमको एक ही है, यही एक थ्रेशोल्ड एनर्जी रटना है, क्योंकि अब इसमें हमको एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व करके बताना पड़ा डिराइव करके। तो ये तो हो गया। अब इसका SC वर्मा में खूब सारे क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा तुमको करना पड़ेगा, सही। अब समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट क्लास में क्या थोड़ा ही आया रे, फिर से समझा दें, बोलो। तो फॉर्मूला ज्यादा है बहुत। फॉर्मूला इसमें कहाँ बना है? फॉर्मूला कहाँ बना है? थोड़ा बहुत तो याद रखनी पड़ेगा ना। चलो हम एक बार फिर से समझा देंगे। इसे हम पैकेज जो तुमको दिए ना, उसमें सब ये लिख दिए हैं एक्चुअली, तो उसमें ज्यादा तुमको दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो हमने तुमको समझाया ना, ये पैकेज में सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकदम मतलब उसको देखोगे, एक बार देखना पैकेज जरा, तो समझ में। इसमें क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बार क्वेश्चन जरा उठाना, सॉल्व करना जरा। परसों अपन देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स मेरे तरफ से खत्म। अब तुमको करना है, परसों हम सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे। अगर डाउट नहीं रहा तो, डाउट रहा तो परसों मॉडर्न का डाउट बताएं। क्लियर? तो ऑफलाइन क्लास अब नहीं सर, ऑफलाइन क्लास। हाँ, सेमीकंडक्टर दो क्लास के बाद ऑफलाइन, ठीक है। रिवीजन ऑफलाइन में पढ़ा दो। अब नहीं, मैं सेमीकंडक्टर ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। हाँ सर, ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे, पहले ऑनलाइन 2 दिन पढ़ लो, ठीक है, सही। ऑफलाइन आने लगोगे तो हाँ सर थर्मोडायनामिक्स कब से चालू होगा? हीट और थर्मोडायनामिक्स हो गया शाम वाले में चालू, 4 से 5:30 चालू हो गया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। कल हमने पढ़ाया थर्मोमेट्री और लीनियर एक्सपेंशन। अब कल क्लास है 4 बजे, ठीक है, भेज देंगे। सर आप उसके लेक्चर तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। भेज देंगे, चिंता न करो, ठीक है। हाँ सर। ओके।